नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और संविधान की क्लास में जो हमारी मूल अधिकारों की क्लास चल रही थी उसमें आज हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, पिछली क्लास में हमने मूल अधिकार के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी, ठीक है। और समानता का अधिकार, जिसमें हमने अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक बार 14-15 को और समझ लेते हैं क्या है इनमें। देखिए, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तो उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। तो इसका अर्थ यही है कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान होंगे। मतलब यहाँ धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी को भी कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, किसी भी आर्थिक सामाजिक रूप से कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कानून की नज़र में सभी समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ यही कहा गया है, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून है। ये देखिए, जो भी कानून का निर्माण किया गया है वो सभी के लिए किया गया, समान रूप से सभी पर लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ भेदभाव नहीं होगा कि किसी को कानून में छूट मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। निषेध का मतलब भेदभाव का निषेध है, मनाही है। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किस धर्म के हैं, किस नस्ल के हैं, किस जाति के हैं, किस लिंग के हैं और आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, ठीक है। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में कहीं भी आप जन्मे हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 16, ठीक है। अनुच्छेद 14-15 हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तो थोड़ा समझ लिया है हमने। और अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। तो इसमें कहा गया है, लोक नियोजन मतलब सरकारी क्षेत्र में, ठीक है, सरकारी क्षेत्रों में ये अवसर की समता की बात की गई है। तो मतलब सभी के लिए समान अवसर होंगे, कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है, ठीक है। तो अवसर की समानता की गई। कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होकर जो उसके लिए मानदंड तय किए गए हैं, और यहाँ समानता है, मतलब धर्म, जाति के आधार पर कोई निषेध नहीं किया गया, ठीक है। कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जाति के लिए, विशेष धर्म के लिए कोई विशेष नौकरी जहाँ आरक्षित की गई, ठीक है। सभी के लिए अवसर की समानता है। जैसे यदि किसी को UPSC का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ देखिए, ऐसे यहाँ कहा गया है ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष जो उपलब्धि हैं वो हैं, थोड़ा अपवाद है, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इसी का परिणाम है आरक्षण। देखिए, इसी का परिणाम है कि इनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है। जो कमज़ोर वर्ग हैं तो इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे इनका जो सरकारी क्षेत्र है उसमें प्रतिनिधित्व हो सके, ठीक है। इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इनके साथ कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। नहीं, सभी के लिए समान अवसर है। जैसे UPSC का एग्ज़ाम है तो सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो 6 टाइम दे सकता है, सिविल सर्विस का 6 टाइम कोई भी व्यक्ति हो, तो अवसर की समानता है, ठीक है, ठीक है। तो सभी के लिए समान अवसर है। और यहाँ अपवाद है अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग। तो इनके लिए देखिए, जो संविधान में प्रावधान किया गया है, 16(4) जोड़ा गया है, 16(5) जोड़े गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसलिए जोड़ा गया है जिससे इनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सके और इन्हें आरक्षित जो सीटें हैं उन पर इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
ठीक है। तो ये नौकरी के लिए है, नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए आरक्षित की जा सकती हैं सीटें, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इससे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो इसका मतलब है छुआछूत। मतलब कोई किसी निम्न जाति का है तो राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ऐसा नहीं है कि निम्न जाति का है कोई तो राज्य में उसे नौकरी नहीं दी जाएगी, या राज्य में किसी भी सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र हो वहाँ उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो निम्न जाति का। तो ऐसा कुछ नहीं करेगा राज्य, सभी को, जहाँ सभी के लिए समान प्रावधान है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी जाति का हो, कितना भी अस्पृश्य समझा जाए, मतलब उसे पहले जो प्राचीन काल था वहाँ अस्पृश्यता की धारणा थी। देखिए वर्तमान में ऐसी कोई धारणा नहीं है, अब ये चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये कहा गया है कि राज्य, हाँ, यदि कोई निम्न जाति का है तो इस आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब यहाँ अस्पृश्यता का पूर्णतः निषेध किया गया है, ठीक है। और यदि ऐसा किया जाता है तो उसे अपराध किया जाएगा, अपराध समझा जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये अस्पृश्यता का निषेध किया गया अनुच्छेद 17 में। ये देखिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो देखिए इसमें उपाधियों का अंत है। उपाधि आपने देखा होगा पूर्व में जब प्राचीन काल था या कुछ समय पहले कई उपाधियां चलती थी, जैसे किसी को जमींदार कहा जाता था, किसी को राय बहादुर कहा जाता था, राय बहादुर, तो ये उपाधियां दी जाती थी, ठीक है। और कई बार राज्य भी देता था ऐसी उपाधियां, राज्य भी देता था, ठीक है, मतलब सरकार भी देती। तो इसमें कहा गया है इन उपाधियों का अंत हो गया है, ठीक है। ये राय बहादुर, जमींदार जैसी उपाधियों अब समाप्त हो चुकी, कोई इनका प्रयोग नहीं करेगा। सेना या विद्या संबंधी उपाधियां हैं। सेना या विद्या संबंधी, जैसे सेना में कई उपाधियां दी जाती हैं, जैसे परमवीर चक्र है, कई प्रकार के जो चक्र हैं, कई उपाधियां दी जाती हैं। और विद्या के संबंध में कई उपाधियां दी जाती हैं, ठीक है, सम्मान दिए जाते हैं कई। तो इनका निषेध नहीं किया गया क्योंकि ये उन्हें विशेष कार्य के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो इनका निषेध नहीं है। और कोई भी उपाधि हो, जैसे राय बहादुर है, जमींदार जैसी उपाधियां हैं, तो इनका अंत किया गया, ठीक है। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, कोई भारत का नागरिक है, यदि विदेशी सत्ता उसे कोई उपाधि देना चाहती है तो ऐसा नहीं है कि वो उपाधि स्वयं स्वीकार कर ले, इसके लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। राष्ट्रपति अनुमति देंगे उसके बाद ही वो उपाधि स्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं, कोई भी उपाधि हो, ठीक है। और सेना और विद्या संबंधित उपाधि दी जा सकती हैं। जो अन्य उपाधियां हैं उनका अंत किया गया है, जैसे राय बहादुर, जमींदार, लंगरदार, जो पहले उपाधियां चलती थी, ऐसी उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। तो ये 18 में उपाधियों का अंत है, मतलब ये 14 से 18 है समानता का अधिकार, मतलब कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, विशेषाधिकारों का अंत है, ठीक है, मूल बात ये। देखिए यहाँ देखिए अनुच्छेद 17 में देखिए अस्पृश्यता के अंत के लिए देखिए कानून बनाया गया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, आप देखेंगे 1955 है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और SC/ST एक्ट 1989 कि देखिए ये अस्पृश्यता के अंत के लिए बनाए गए हैं कानून, ठीक है। तो राज्य ने ये प्रावधान किए गए, तो याद रखेंगे दोनों कानून हैं, एक 1989 का है, एक 1955 का, ठीक, याद रखें, ठीक है। ये समानता का अधिकार कंप्लीट हुआ। अब है स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6। तो मैंने बताया था आपको संपत्ति का अधिकार जो था वो 44वें संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन हुआ था 44वां 1978 में। तो इसके माध्यम से इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो अब मूल अधिकार कितने हैं? जो 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 तरह की स्वतंत्रता है। हाँ, तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, तो जिसे हटा दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये देखिए इसका रिमूव किया गया है, ये देखिए 19 है। ठीक, तो अब 6 तरह कौन कौन सी? 19A देखिए यहाँ जो सब आर्टिकल हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही ये है। तो स्वतंत्रता कौन कौन सी है ये देखिए। फर्स्ट है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, विचार या व्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप विचार रख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता कुछ यहीं से है। प्रेस की स्वतंत्रता आपने देखा होगा, प्रेस कोई भी यदि सही कार्रवाई होती है तो उसका संचालन कर सकती है प्रेस। ठीक है, मीडिया प्रेस। ठीक, तो उसे बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार यहीं से दिया गया है। अनुच्छेद 19B में है शांतिपूर्व बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तो आप शांतिपूर्व बिना हथियारों के कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना हथियारों के, यहाँ ध्यान रखना है, हथियारों के साथ एकत्रित नहीं हो सकते आप, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी संघ बना सकते हैं आप, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक पर वगैरह है, और भी कई संघ बना सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी विकास से संबंधित संघ है, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, तो वो 19C से है। ठीक, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। तो आप देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देश में ऐसा कोई नहीं है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ कुछ पाबंदियाँ लग जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 19C में कहा गया है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू कश्मीर अपवाद है, लेकिन अब नहीं है। ये देखिए हाल ही में जैसे 2019 में जो 370 था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कुछ प्रावधान हटा दिए गए हैं और 35 ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर अपवाद के रूप में नहीं रहा, कहीं भी आप जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19F में संपत्ति का अधिकार है, ये हट गया है वर्तमान। और 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई व्यापार कर सकते हैं, जीविका चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्यापार में कोई पाबंदी हो आपकी, जो लीगली व्यापार कर सकते हैं आप, कोई भी जो लीगली हो। ठीक है, कोई भी व्यापार कर सकते हैं आप। तो ये 6 स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए इन पर मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन की बात की जाती है। युक्तियुक्त निर्बंधन मतलब राज्य निर्बंधन लगा सकता है विशेष संदर्भ में। ठीक है, निर्बंधन। ठीक है, तो इसका अर्थ है राज्य पाबंदी लगा सकता है। ठीक है, अब ये है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों के लिए दोष
सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। मतलब उसने कोई अपराध किया, मतलब ऐसा आ रहा है कि किसी व्यक्ति के मर्डर का आरोप है, उस पर किसी व्यक्ति के मर्डर का आरोप है और उसे सजा मिल गई, उसे उसके तहत जैसे 15 साल की सजा मिली किसी भी कारणवश, मान लिया हमने, और फिर वह जेल से रिहा हो गया। लेकिन पता चला कि जिस व्यक्ति के मर्डर का आरोप है वो व्यक्ति जीवित है और उसका किसी अन्य व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, ठीक है, वर्तमान। तो पुनः उसे ऐसा नहीं हो सकता कि पुनः 15 साल की सजा सुनाई जाए। उसे एक व्यक्ति के अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। उसने जो मर्डर किया था उसके तहत अपराध की सजा मिली 15 साल, तो एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसे पुनः सजा मिले उस व्यक्ति के। लेकिन आगे उसने पुनः कोई अन्य अपराध किया तो उसके लिए सजा मिल सकती है, ठीक है। तो एक अपराध के लिए ये सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो ऐसे अपराध के समय ऐसे किसी मारपीट की गई है किसी की, उसके तहत शायद 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 7 वर्ष की सजा। और अपराध किया गया उस समय 7 वर्ष है, वर्तमान में उसको बढ़ा करके 12 वर्ष किया गया, 12 वर्ष। तो ये कानून लागू नहीं होगा कि अपराध किया है तो उसको 12 वर्ष माना जाए उसको, ठीक है। वो 7 वर्ष वाला प्रावधान ही लागू होगा। जो उसने अपराध किया था, जैसे 2011 में अपराध किया तब 7 वर्ष थी सजा। 2011 में अपराध के लिए 7 वर्ष थी और 2019 में बढ़ा करके उसको 12 वर्ष किया गया। तो जो 12 वर्ष वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। अपराध किया था 2011 में, तब 7 वर्ष थी, तो ये 7 वर्ष की सजा का ही प्रावधान रहेगा, ठीक है। हाँ, यदि ऐसा होता है कि 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया जाए, 3 वर्ष, तो ये प्रावधान लागू हो जाएगा, ये प्रावधान। लेकिन 7 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया जाता तो ये प्रावधान लागू नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप गवाही दें कि आपने अपराध किया है, इसे स्वीकार करें। तो ऐसा उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, दूसरा व्यक्ति दे सकता है गवाही, वो नहीं देगा, ठीक है। अनुच्छेद 20 कर लिया हमने, मतलब अपराध की दोष सिद्धि, जो अपराधी है उसे के संरक्षण में बात की गई, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता रहे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। ऐसी क्लास हमारी चलती रहेंगी। और हमने एक क्लास और भी, ये देखिए सीसेट को लेकर जो समस्या थी, तो उसमें कॉम्प्रहेंसिव वाला पार्ट था, कॉम्प्रहेंसिव वाला, तो उसे समझने की कोशिश की हमने। तो आप लोग उसको भी देखना, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सभी क्लास आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आपकी संपूर्ण तैयारी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।